गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस कोविड-19 के दौरान जो स्कूलों की शिक्षा बाधित हुई है, उसी कड़ी में हम लोग इसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का पार्ट SST से पहली जो बुक है भारत और समकालीन विश्व पार्ट 2। घटनाएं और प्रक्रियाएं। चैप्टर का नेम है यूरोप में राष्ट्रवाद। नाउ द नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया? राष्ट्र के लिए प्रेम जागृत होना। इस चित्र को देखकर समझें कि स्वतंत्र होने के लिए या स्वतंत्रता या उन जंजीरों को तोड़ने के लिए ये लोग लगातार प्रयास में थे और लाइनों में खड़े थे। ये फ्रेडरिक सारियो एक फ्रांसीसी कलाकार रहे हैं। उन्होंने एक चित्र बनाया था, उस चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया। देखिए, चलते हैं। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। एक नंबर के लिए क्वेश्चन उठता है यहाँ से कि फ्रेडरिक सारियो कहाँ का था या कब और उसने कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई। उसने सपनों का एक संसार रचा। उसमें शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला में पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। यानी कि अब हम आजाद हो गए हैं और उसकी वंदना पूजा करते हुए गुजर रहे हैं उसके सामने से। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिलाओं का रूप प्रदान किया करते थे। किसी भी देश के लिए एक स्त्री का रूप प्रतीक, जैसे हम भारत माता कहते हैं, ऐसे ही यहाँ भी इनके लिए एक स्त्री रूप का प्रयोग किया गया था। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है कि आजादी के बाद, कि स्वतंत्र होने के बाद आपको ये अधिकार दिए जाएंगे। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं को ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। यानी कि जब आजादी मिल गई तो जमीन पर पड़े वो अवशेष उन शासकों के हैं, उन निरंकुश राजतंत्रों के हैं जो अब समाप्त हो गए थे। यहाँ से 2-3 नंबर के लिए प्रश्न होता है, निरंकुशवाद से आपका क्या अभिप्राय है? देखिए, साइड में बॉक्स में दिखाया गया है। निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रित होते हैं और सैन्य बल पर आधारित होती है, यानी कि अपने बल पर शासन करते हैं। सारियो ने कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाकों से होती है। जैसे कपड़े डाले हुए उसके अनुसार अनुमान लगाया कि उस देश के नागरिक हैं। स्वतंत्रता की पूर्ति से कहीं आगे एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो अब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, यानी कि इससे पहले 1848 से पहले ये या जो राष्ट्र राज्य बन चुके, जो पहले ही शक्तिशाली थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास था। इसमें फ्रेडरिक सारियो के बारे में इस पेज पर जो हमने क्वेश्चन देखे हैं, फ्रेडरिक सारियो के बारे में है। निरंकुशवाद और कल्पना आदर्श के बारे में पूछते हैं। यूटोपिया, कल्पना आदर्श पूछते हैं, यूटोपिया पूछते हैं। कल्पना आदर्श कैसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि इसको साकार होना लगभग असंभव होता है। अभी नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अभी पहुंचा है फ्रांस, वहां उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। दिलचस्प है कि जिस समय सारियो ने छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिसमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। अभी तक जर्मन स्वतंत्र नहीं था, लेकिन ये चित्र पहले बना दिया गया था। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं।
ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजर जमाए हुए थे। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया कि अब जब सभी स्वतंत्र हो गए हैं तो सारे के सारे भाईचारे से मिलकर रहे। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी कल्पना व्यक्ति है सारियों के चित्र एक में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राज्य और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए थे। इन परिवर्तनों से अतः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ था, राष्ट्र बनने शुरू हो गए थे। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता केंद्रित शक्ति थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। ये बताया गया इसमें। अर्नल्ड रेनन राष्ट्र क्या है? अर्नल्ड रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक रहा है। 1882 में सॉर्बन विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया था इसने। यह व्याख्यान बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। राष्ट्र क्या है इसका शीर्षक रहा था जनमत संग्रह। इस टॉपिक से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, जनमत संग्रह से आपका क्या अभिप्राय है? जनता का संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों ने से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। इसे जनमत संग्रह कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। सबसे पहले यूरोपीय राष्ट्रवाद में सबसे यूरोप की तरफ नजर डालते हैं तो फ्रांस में सबसे पहली क्रांति हुई थी और इसे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार जन्मा था। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांस की क्रांति के साथ हुई थी। फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। निरंकुश बिना अंकुश के, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राज्य और संवैधानिक बदलाव हुए उसने प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरण का मतलब होता है बदल दी गई, चेंज कर दी गई, राजा से जनता के हाथ में चली गई थी। अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सके। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक शुभ समुदाय के विचार पर बल दिया जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त हुआ। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्र ध्वज की जगह ले ली और स्टेट्स जनरल जैसे हमारे यहाँ संसद है ऐसे वहाँ स्टेट्स जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। एक नंबर के लिए क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से, स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया? नेशनल असेंबली। नई स्तुतियां रची गई, शर्तें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और ये सब किसके नाम पर हुआ? राष्ट्र के नाम, फ्रांस के नाम पर हुआ। एक केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर दी गई। भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बना दिए। आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। जो भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था पहले कहते हैं इन क्षेत्रों में नाप तोल की प्रणाली बहुत सारी होती थी। क्षेत्र चेंज होते ही नाप तोल के पैमाने बदल जाते थे। क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहित किया गया। पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, वहीं राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएगा। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जयपुर क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुस गई थी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेना राष्ट्रवादी विचार को विदेशों में ले जाने लगी। अब इसमें नेपोलियन की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब फ्रांस स्वतंत्र हो चुका था, नेपोलियन ने फिर उसे अपने अधीन कर लिया था। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहां उसने ऐसे सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को दोबारा नष्ट कर दिया। वहां अब फिर दोबारा राजतंत्र शुरू हो गया था और ये था वो फ्रांस का क्षेत्र।
नए प्रशासनिक क्षेत्रों के अनुसार 1804 में नेपोलियन संहिता के नाम से या नागरिक संहिता के नाम से नेपोलियन ने कुछ नए कानून बनाए, जिसके तहत क्या था, ने संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। जन्म पर अधिकार आधारित जो विशेष अधिकार थे समाप्त कर दिया गया। उसने काम के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू कर दिया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन के प्रशासनिक विभाजनों को सरल बना दिया गया। सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया और किसानों को भू दासता और जमीन जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी समूह नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आजादी चल। उद्योगपति और खासतौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून अब लागू हो जाएंगे। यानी कि नेपोलियन संहिता जो निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 3 नंबर के लिए क्वेश्चन हो सकता है। इसकी 3 विशेषताएं पूछ सकता है कि जन्म पर अधिकारों को समाप्त कर देना, सभी को समानता की बात की गई, नियंत्रण से क्षेत्रों में लागू कर दिया है, फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया इन कानूनों को। ये 2-3 बातें जरूर लिखनी है इसके अंदर। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई के लिए भी और सीबीएसई के लिए। मानव भारत नापतोल और एक राष्ट्रीय मुद्रा के एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तु और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। जहां स्टेट चेंज होते ही नापतोल के पैमाने चेंज हो जाते, मुद्रा चेंज हो जाती थी, वहां अब जब पूरे देश के अंदर एक जैसी मुद्रा, एक प्रकार के नापतोल के पैमाने लागू हो गए, तो वहाँ आवागमन या पूंजी और वस्तु के आवागमन में आसानी हो गई। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों में जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और कई और शहरों में जैसे ब्रसेल्स, मेंस, मिलान और वार्सा में फ्रांसीसी सेना को स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं है, बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी रोगों को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों में मिले फायदों से कहीं ज्यादा नजर आने लगे। यानी कि अब लगा कि इसके नुकसान हमें उठाने पड़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ? अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड के रूप में देखते हैं। जब राजधानी डच और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों में स्वायत्त क्षेत्र थे, पूर्वी और मध्य यूरोप में कुछ राजतंत्रों के अधीन इलाके आते थे उसके अंदर। इसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, वर्ग बटे हुए थे, कुलीन वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के लोग रहते थे इसमें। कुलीन वर्ग ज़्यादा अमीर वर्ग थे, कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। इसके प्रभावी समूह हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमाओं रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेंस, दक्षिण में क्रोएट और पूर्व की तरफ ट्रांसवेलियन में रहने वाले ब्राह्मण लोग। इन तरह के समूह को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी कि सारे अपने सम्राट के प्रति निष्ठावान थे। तब एक राष्ट्र राज्य था। राष्ट्रवाद को राष्ट्र राज्य का विचार कैसे हुआ? कुलीन वर्ग और नया सामाजिक और राजनीतिक रूप में जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय मध्य महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली या शक्तिशाली वर्ग होता था। सादाजी मिसाइल से बंधे हुए थे, अक्षय वाहनों के आसपास व्यस्त थे। लेकिन कहते हैं ज्यादा सैन्य वैल्यू के मालिक होते थे। कुछ वर्गों के बीच में फ्रेंच भाषाओं का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े होते थे। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा सा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी हुई थी जिस पर भूदास खेती करते थे। भूदास जमीन पर खेती करने वाले मालिकाना हक किसी और का होता था। उदारवादी राष्ट्रवाद की क्या मायने? उदारवाद लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं। कहते हैं 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता में संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातिनी भाषा की, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर के लिए क्वेश्चन हो सकता है। ये शब्द किस भाषा से लिया गया है, किस शब्द से बना? लिबरल शब्द से बना, जिसका अर्थ है आजाद। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर दे रहा था कि जो सभी की साझी सरकार हो, निरंकुश शासक और बादल वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति कर दे और संविधान के अकॉर्डिंग सभी को संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर मान लिया था। कहते हैं उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देता था, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार। कुछ लोग जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो अपने लिए आजादी, वो अपने अकॉर्डिंग चलना चाहते थे, लेकिन अधिकतर अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया, जिसके पास संपत्ति नहीं थी उन्हें अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। जैकोबिन शासन के समय सभी व्यस्त पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता उन्हें सीमित मताधिकार वापस लाई और जब महिलाओं को आवश्यक दर्जा देते हुए उन्हें पिता और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिला और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन शुरू कर दिए। इसमें नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों ने अनगिनत छोटे प्रदेशों में 39 राज्यों का महासंघ बनाया। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तोल प्रणाली। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। एक ही देश में रह रहे लोगों को एक ही देश में इतनी जगह कर देना पड़ता था, जिस कारण वस्तु और महंगी हो जाती और हर बार 5% सीमा शुल्क बढ़ जाता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। अपने नाम तो व्यवस्था थी। अब इससे समझें, मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एले, एक नंबर के लिए कपड़े को मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग होता था? एले का होता, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ बढ़ती रहती थी। एक एले कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाए तो इतने सेंटीमीटर मिले, मेंस में इतने सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में इतने सेंटीमीटर, फ्राइबर्ग में इतने सेंटीमीटर मिलता था। यानी कि नाप तोल की पैमाने में इतना डिफरेंस होता था कि जगह बदलने के साथ उनकी लंबाई कम या ज्यादा हो जाती थी। 1834 में वर्षा की पहल पर एक शुल्क संघ जोलवेराइन बनाया गया। जर्मन राज्य शामिल हो गए इसमें। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, यानी कि पूरे क्षेत्र में 2 प्रकार की मुद्राएं चली। रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को मजबूत किया। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद 1815 नेपोलियन को विश्व का शक्तिशाली शासक कहा गया, ना हारने वाला, 100 युद्धों का विजेता। इसी प्रकार भारत में भी समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है और 1815 के युद्ध में नेपोलियन हारा था। इस हार के बाद नेपोलियन का पतन हुआ था। नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकार रूढ़िवादी की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मान्यता मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित परंपराएं, संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक उजली संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। रूढ़िवादी, इसमें शब्द आया है रूढ़िवादी। उसको प्रश्न आ सकता है रूढ़िवादी क्या है या रूढ़िवाद से आपका क्या है? ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रीति रिवाजों पर जोर देता हो और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान करती है। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्ति जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठे हुए। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक, एक नंबर के लिए घोषणा होता है। इसकी मेजबानी यानी कि इसके अध्यक्ष कौन थे? चांसलर ड्यूक मैटरनिक। 1815 में वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे, जो नेपोलियन के युद्धों के दौरान किए गए थे। 39 राज्यों का एक जर्मन महासंघ स्थापित किया था इसने भाई। रूढ़िवादी व्यवस्थाएं बनाई गई थी, प्रेस की आजादी की बात कही गई थी इसमें। क्रांतिकारी संगठन बनने शुरू हो गए थे। अब इसमें कुछ क्रांतिकारी लोग शामिल हो गए थे उन क्षेत्रों में। इटली का क्रांतिकारी जेसु मैत्सनी, उसका जन्म 1807 जेनेवा में हुआ। एक नंबर के लिए क्वेश्चन होता है कि संस्था से बिना कार्बन रेस ग्रुप संगठन का सदस्य था। 24 साल की उम्र लिगुरिया में क्रांति करने के लिए बहिष्कृत किया गया था। 2 भूमिगत संगठन बनाए थे, पहला मोर्सेस में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन होता है यहाँ से कि कौन कौन से संगठन बनाए गए, कहाँ कहाँ बनाए गए। इसी तरह से पोलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी में शामिल थे। ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है।
मैथनी ने कहा था इसको, इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के प्रबंधों की तरह नहीं रहता था, उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। मुक्ति का आधार था ये। उसने इस मॉडल को देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए, राजनीति का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैथनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया था। हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था रूढ़िवादियों मैटरनिक। क्रांतियों का युग शुरू हो गया था, वही क्रांतियों का दौर शुरू हो गया था। मध्यवर्गीय जो लोग शामिल आए थे, जिसमें पढ़े लिखे लोग थे, चाहे वो इनमें शिक्षित मध्यवर्गीय विशेष लोग थे, प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क, वाणिज्य व्यापार में लगे मध्यवर्गीय लोग शामिल थे। फ्रांस में 1830 में भूतपूर्व राजा 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था। उन्हें उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका था, उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित कर दिया गया था, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मैटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी, मैटरनिक ने कहा था, जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाएगी। यानी कि फ्रांस को शक्तिशाली दिखाने की कोशिश। जुलाई क्रांति में ब्रसेल्स में विद्रोह बढ़ गए, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स से अलग हो गया था। ऐसे ही यूनानियों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। 1821 में आरंभ हुआ था और ये संघर्ष लगभग लंबे समय तक चला। 1821 से 18 इसमें यहाँ आएगा। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहाँ 1824 में बुखार के कारण मृत्यु हो गई और 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के अनुसार यूनान को एक राष्ट्र घोषित किया गया। यानी कि ऐसा संघर्ष जो लगभग 11 साल तक चला यूनान की आज़ादी के लिए, 1821 से 1832 तक। 1832 में स्वतंत्रता मिल गई थी। रोमानी कल्पना और राष्ट्रवाद की भावना आ गई थी भाई। दार्शनिक यूहान गॉटफ्रीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया था कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्यों और लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्रित और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। स्थानीय बोलियों की बात की जाने लगी थी। अब इसमें यहां से कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा। भूख और कठिनाई और जन्म। 1830 का दक्षिण यूरोप में भारी कठिनाइयां लेकर आया था। 19वीं सदी के प्रथम भाग में यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। लगातार देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से कहीं अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्र में अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी थी। नगरों में लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड में आयातित मशीनों से बने कपड़े, सस्ते कपड़े कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप की यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ी थी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्य घर और छोटे कारखानों में होता था, केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के इन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग और अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्क और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। खाने पीने की चीजों को मूल्य बढ़ने से किसी वर्ष फसल खराब होने के शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। 1848 में एक ऐसा वर्ष था जिसमें खाने पीने की वस्तुओं कमी हो गई थी। बेरोजगार लोग सड़कों पर उतर आए थे, जगह जगह विरोध हो रहा था। लुई फिलिप को भगाने पर मजबूर किया गया था। राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र की घोषणा की थी, करते हुए 21 वर्षीय ऊपरी सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान कर दिया और काम के अधिकार की गारंटी दे दी थी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित कर दिए गए। 1845 में सिलेशिया के बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह किया था जो उन्हें कच्चा माल निर्मित कपड़े देते थे, परंतु दाम बहुत कम देते थे। पत्र विलियम वॉल्ट ने सिलेशिया के गांव की घटना इस प्रकार व्यक्त की थी, वही दिखाई गई है। कहानी बताई गई 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ घरों से निकली, 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदारों की कोठियों तक पहुंची और ज्यादा मजदूरी की मांग करने लगे। उसके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां दी गई। भीड़ घर में जबरदस्ती घुस गई, चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर सब कुछ तोड़ डाला, तहस नहस कर दिया। एक अन्य गुट ने भंडार गृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूट लिया, तार कर दिया। ठेकेदार उसके परिवार के साथ पड़ोस के गांव भाग गए। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव ने शरण देने से इनकार कर दिया। 24 घंटे बाद सेना को बुलाकर उनकी मदद से गांव में लौटा था। टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई थी।
ऐसी बहुत सारी घटनाएं रही हमारे इस 1848 उदारवादियों की क्रांति। 1848 में अन्य उदारवादी घटना घटी, राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी। इसमें एक गणतंत्र की घोषणा कर दी गई थी। पुरुषों को सर्वाधिक मताधिकारी, पुरुषों के सर्वाधिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, फ्रैंकफर्ट, यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है इंपॉर्टेंट। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट संसद में मिलकर एक सरल जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 1848 में 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित था। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा को राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया और उन राजाओं को उसका साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था। उन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अतः सैनिकों को बुलाया और असेंबली भंग होने पर मजबूर कर दिया। इसमें नारीवादी, नारियों को अधिकार देने की बात कही गई थी। नारीवाद, स्त्री पुरुषों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानताओं की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद कहलाया। मताधिकार 1848 में हुआ था। ये सब पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप को निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों, रूस के भूतत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज्यादा स्वायत्ता प्रदान की, हालांकि इससे निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ। विचारधारा, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका फॉर टॉपिक जर्मनी और इटली का निर्माण।